नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एड का विशेष कार्यक्रम क्राइम कुंडली। मैं आपके साथ ललित पंडित। हमारे इस शो का आधार है कि हम आपको क्राइम की दुनिया के बेताज बादशाहों की कुंडली खंगाल कर न केवल आपके सामने रखें बल्कि समझाएं भी कि आखिर एक आम आदमी क्राइम लिस्ट में शामिल होने वाला खूंखार अपराधी कैसे बन जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 61 मोस्ट वांटेड माफियाओं की ब्लैक लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में शामिल होने वाले माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का प्रण भी लिया गया है। इसी सूची में से हम कुछ माफियाओं का जिक्र करेंगे जिनके नाम की दहशत पूरे प्रदेश में थी और योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद से दहशत लगभग खत्म सी हो चुकी है। जब जब जुर्म की दुनिया में उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधियों की बात होती है तब तब कई बाहुबली माफियाओं और नेताओं का नाम सामने आता है। ऐसा ही एक माफिया डॉन ब्रजेश सिंह भी है जिसने उत्तर प्रदेश में जब एमएलसी का चुनाव लड़ा था तो रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी, लेकिन साल 2017 के विधानसभा चुनाव में उसे हार का मुंह देखना पड़ा था। ब्रजेश सिंह एक ऐसा माफिया सरगना रहा है जिसका आतंक उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों तक फैला था। आइए जानते हैं आखिर कौन है माफिया डॉन ब्रजेश सिंह। ब्रजेश सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह का जन्म वाराणसी में हुआ था। उसके पिता रविंद्र सिंह इलाके के रसूखदार लोगों में गिने जाते थे। सियासी तौर पर भी उनका रुतबा कम नहीं था। ब्रजेश सिंह बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होनहार था। साल 1984 में इंटर की परीक्षा में उसने बहुत अच्छे अंक हासिल किए थे। उसके बाद ब्रजेश ने यूपी कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई की। वहाँ भी उनका नाम होनहार छात्रों की श्रेणी में रहा। ब्रजेश का अपने पिता रविंद्र सिंह से काफी लगाव था। पिता चाहते थे कि ब्रजेश पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 27 अगस्त साल 1984 को वाराणसी के धरहरा गांव में ब्रजेश के पिता रविंद्र सिंह की हत्या कर दी गई। उनके सियासी विरोधी हरिहर सिंह और पंचू सिंह ने साथियों के साथ मिलकर उनकी हत्या को अंजाम दिया था। पिता की मौत ने ब्रजेश सिंह के मन में बदले की भावना को जन्म दे दिया। वो अपने पिता की हत्या का बदले के लिए बेताब था। 27 मई 1985 को रविंद्र सिंह का हत्यारा हरिहर सिंह ब्रजेश के सामने आ गया। उसे देखते ही ब्रजेश ने उसे मौत के घाट उतार दिया। यहीं से उसका क्राइम ग्राफ बढ़ने लगा। ब्रजेश ने हरिहर को मौत के घाट तो उतार दिया था, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उसे उन लोगों की तलाश थी जो उसके पिता की हत्या में हरिहर के साथ शामिल थे। वो 9 अप्रैल साल 1986 का दिन था। अचानक बनारस का सिकरौरा गांव गोलियों की आवाज से गूंज उठा। हर तरफ दहशत फैल गई। बाद में पता चला कि ब्रजेश सिंह ने वहां अपने पिता की हत्या में शामिल रहे 5 लोगों को एक साथ गोलियों से भून डाला था। इस वारदात को अंजाम देने के बाद पहली बार ब्रजेश गिरफ्तार हुआ। यही वो सामूहिक हत्याकांड था जिसने ब्रजेश का खौफ लोगों के दिलों में पैदा कर दिया था। इसी कांड के बाद उसकी छवि माफिया डॉन की बन गई थी। लोग उसके नाम से भी खौफ खाने लगे थे। ब्रजेश सिंह को जब अपनी ताकत का एहसास हुआ तो उसने ठेकेदारी और रंगदारी जैसे काम शुरू कर दिए। इसी दौरान उसकी दुश्मनी बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से हो गई, जो ब्रजेश को काफी महंगी भी पड़ी। उसे मुख्तार की ताकत का अंदाजा नहीं था। इस गैंगवार में उसके भाई का मर्डर भी हुआ था। ब्रजेश ने पश्चिम बंगाल, मुंबई, बिहार और उड़ीसा में भी अपना नेटवर्क बना लिया था। वो अंडरग्राउंड रहते हुए भी एक्टिव था। उसी दौर में मखनू सिंह और साधु सिंह का गैंग तेजी से उभर रहा था। अक्टूबर साल 1988 में साधु सिंह ने कांस्टेबल राजेंद्र को मौत की नींद सुला दिया, जो ब्रजेश सिंह के साथी त्रिभुवन सिंह का भाई था। हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या के मामले में कैंट थाने पर साधु सिंह के अलावा मुख्तार अंसारी और गाजीपुर निवासी भीम सिंह को भी नामजद किया गया था।
त्रिभुवन के भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह ने पुलिस की वर्दी पहनकर गाजीपुर के एक अस्पताल में इलाज करा रहे साधु सिंह को गोलियों से छलनी कर दिया था। फिर इसी तरह ब्रजेश सिंह ने मुंबई के जेजे अस्पताल में घुसकर गवली गिरोह के शार्प शूटर हलधंकर समेत 4 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। साधु सिंह की हत्या के बाद उसके गैंग की कमांड सीधे मुख्तार अंसारी के पास चली गई थी। वो पहले ही ब्रजेश के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहे थे। इसी दौरान ब्रजेश ने बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय का दामन थाम लिया था। राजनीतिक संरक्षण मिलने से ब्रजेश को राहत मिल गई थी, लेकिन मुख्तार गैंग लगातार उसका पीछा कर रहा था। ब्रजेश ने मुख्तार पर शिकंजा कसने की कोशिश की। उसी के चलते विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। इस काम को मुख्तार गैंग के लोगों ने अंजाम दिया था। इसके बाद ब्रजेश सिंह यूपी छोड़कर फरार हो गया था। उसका गैंग कमजोर पड़ गया था। साल 2008 में ब्रजेश सिंह को उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया गया था। साल 2015 के दौरान यूपी में एमएलसी का चुनाव था, जिसमें माफिया डॉन ब्रजेश सिंह ने रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत हासिल की थी। हालांकि इसके बाद साल 2017 के विधानसभा चुनाव में वो भारतीय समाज पार्टी से सैयद राजा विधानसभा यानी चंदौली से चुनाव लड़ा था, लेकिन तब ब्रजेश को हार का सामना करना पड़ा था। 15 जुलाई साल 2001 को उसरी चट्टी में मुख्तार अंसारी के काफिले पर जोरदार हमला हुआ था। उसी हमले में मुख्तार अंसारी के सरकारी गनर और एक समर्थक की मौत हो गई थी। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति मनोज राय भी इस हमले में गोली लगने से मारा गया था। बाद में उसी मनोज राय के पिता ने इसे हत्याकांड बताते हुए समय समय पर कई शिकायती पत्र पुलिस प्रशासन को भेजे थे। माफिया ब्रजेश सिंह उसरी चट्टी हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। ब्रजेश पर अपने साथियों के साथ मिलकर मुख्तार अंसारी के काफिले पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। बताया जाता है कि इस हमले में पहली बार AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। इसी हमले में जेल में बंद ब्रजेश सिंह 4 अगस्त साल 2022 को जमानत पर रिहा हो गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में 3 अगस्त 2022 को आरोपी ब्रजेश की जमानत अर्जी मंजूर कर ली थी और उसे जेल से रिहा करने का फरमान सुना दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम डेस्क। नब्बे के दशक में अपराध की दुनिया में श्री प्रकाश शुक्ला के नाम की दहशत से हर कोई कांपता था। सड़कों पर चलने वाले आम आदमी से लेकर सरकारी दफ्तरों में बैठने वाले अधिकारी, सरकार चलाने वाले दिग्गज नेताओं के मन में भी श्री प्रकाश शुक्ला के नाम का खौफ इस कदर था कि पूरे प्रदेश में श्री प्रकाश शुक्ला के परमिशन के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। श्री प्रकाश शुक्ला अपराध की दुनिया का वो नाम है जिसकी 90 के दशक में दहशत फैली हुई थी, जिसके नाम से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग थर थर कांपते थे। शुक्ला की कहानी को फिल्मी पर्दे पर भी उतारा गया, लेकिन कहा जाता है अभी तक उसकी कहानी दुनिया को अधूरी ही पता है। कहां हुआ था श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म? वैसे तो आपने उत्तर प्रदेश के कई माफिया, दबंगों और डकैतों के किस्से सुने होंगे या फिर फिल्मी पर्दे पर उन पर आधारित कहानी देखी होंगी। उन्हीं खतरनाक माफियाओं में से एक है श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म 1973 को गोरखपुर के मामखोर गांव में हुआ था। शुक्ला के पिता एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। वो अपने गांव का मशहूर पहलवान हुआ करता था। 90 के दशक में चलता था सिक्का। यूपी का सबसे खतरनाक और बेरहम गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला 90 के दशक का वो अपराधी था
जो खौफ और काम के बीच आने वाले किसी भी शख्स को मार डालने में जरा भी देर नहीं करता था। पुलिस के लिए चुनौती बने इस गैंगस्टर ने 25 साल की उम्र में ही बड़े बड़े उद्योगपतियों, अपराधियों और पुलिस वालों के अंदर दहशत का माहौल पैदा कर दिया था। उसके कारनामों से अखबारों के पन्ने रोजाना भरा करते थे। व्यापारियों से उगाही, हत्या, अपहरण और डकैती ही उसका पेशा बन गया था। कैसे रखा अपराध की दुनिया में कदम। साल 1993 में श्रीप्रकाश शुक्ला की बहन के साथ छेड़खानी की घटना हुई। छेड़खानी करने वाले व्यक्ति को श्रीप्रकाश शुक्ला ने बीच बाजार में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और इसी तरह से महज 20 साल की उम्र में अपने पहले अपराध के साथ शुक्ला की क्राइम की दुनिया में एंट्री हुई और इसके बाद वो बैंकॉक भाग गया। भारत लौटकर बिहार, यूपी में मचाया आतंक। बैंकॉक से लौटने के बाद श्रीप्रकाश बिहार के मोकामा में चर्चित गुंडे और कभी निर्दलीय विधायक चुने जाने वाले सूरजभान सिंह के गैंग में शामिल हो गया। इसके बाद 22 साल की उम्र में रेलवे के ठेके में माफिया श्रीप्रकाश शुक्ला ने जब एंट्री मारी थी, उसे मोकामा बिहार के माफिया सूरजभान दादा की शह मिली थी। श्रीप्रकाश और माफिया सूरजभान दादा की जोड़ी ने बाहुबली वीरेंद्र प्रताप शाही और बाहुबली हरिशंकर तिवारी के साम्राज्य को बहुत नुकसान पहुंचाया। वो राजनेताओं और व्यापारियों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया। उधर पुलिस पर भी शुक्ला पर कार्रवाई करने का दबाव बढ़ने लगा। हर रोज अखबारों में माफिया श्रीप्रकाश का नाम छपने लगा और बिहार और यूपी दोनों ही राज्यों में छोटे बदमाशों से हत्या, रंगदारी, कमीशनखोरी जैसे काम कराकर माफिया श्रीप्रकाश शुक्ला उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार का भी सबसे खतरनाक बेरहम अपराधी बन गया। शुक्ला के नाम से डरते थे गुंडे। साल 1997 में बाहुबली राजनेता वीरेंद्र शाही को गैंगस्टर श्रीप्रकाश शुक्ला ने दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया था। यही नहीं, उसने 13 जून साल 1998 को पटना के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के बाहर बिहार सरकार के तत्कालीन मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद को उनके सुरक्षा कर्मियों के सामने ही गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना में AK-47 राइफल का इस्तेमाल कर सनसनी फैला दी गई थी। माफिया शुक्ला के आतंक से बड़े बड़े गुंडे अंडरग्राउंड हो गए थे। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने के लिए सुपारी। बिहार के मंत्री की हत्या के बाद गैंगस्टर श्रीप्रकाश शुक्ला ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ले ली थी। यह खबर यूपी पुलिस के लिए बम गिरने जैसी थी। जैसे ही इसकी भनक तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को लगी तो उन्होंने माफिया श्रीप्रकाश शुक्ला के मंसूबों और अस्तित्व को खत्म करने के लिए STF का गठन करने के निर्देश दिए कि ऐसे बेरहम अपराधियों से प्रदेश को मुक्त कराया जाए। 4 मई साल 1998 को यूपी पुलिस के तत्कालीन ADG अजय राज शर्मा ने पुलिस के बेहतरीन 50 जवानों को चुनकर स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। इस फोर्स का पहला टास्क श्रीप्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना था। गैंगस्टर श्रीप्रकाश शुक्ला का खात्मा। साल 1998 में 23 सितंबर के दिन STF के प्रभारी अरुण कुमार को जानकारी मिली थी कि श्रीप्रकाश शुक्ला दिल्ली से गाजियाबाद की ओर आ रहा है। फिर क्या था, जैसे ही उसकी कार वसुंधरा एनक्लेव को पार करके आगे बढ़ी, यूपी STF की टीम ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उस वक्त माफिया को जरा भी शक नहीं हुआ था कि उसके पीछे STF है। जैसे ही उसकी कार सुनसान इलाके में पहुंची, STF की टीम ने अचानक उसकी कार को ओवरटेक कर उसका रास्ता रोक दिया। पुलिस ने उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन श्रीप्रकाश शुक्ला नहीं माना और फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में यूपी और बिहार का मशहूर माफिया श्रीप्रकाश शुक्ला मारा गया। मोहब्बत बनी मौत की वजह। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक श्रीप्रकाश शुक्ला की एक गर्लफ्रेंड भी थी जो दिल्ली में रहती थी। श्रीप्रकाश शुक्ला उससे बात करता था। STF को इस बात की जानकारी हो गई थी और पुलिस ने उसका और उसकी गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाया था। इस बात की जानकारी श्रीप्रकाश को मिल गई थी, लेकिन फिर भी इश्क में पड़ा गैंगस्टर खतरे को भूलकर अपनी प्रेमिका से बात करने के चक्कर में PCO पर घंटों समय गुजारता था। यूपी पुलिस ने पहली बार मोबाइल CDR यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड श्रीप्रकाश शुक्ला के सिम कार्ड की ही निकाली। लंबे वक्त से श्रीप्रकाश एक ही सिम का इस्तेमाल करता था। उधर STF ने फोन से जानकारी निकालकर एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया था। श्रीप्रकाश शुक्ला जैसे ही अनुज सिंह, सुधीर त्रिपाठी और भरत नेपाली के साथ कार से गाजियाबाद पहुंचा, वहां मौजूद STF ने
मौका लगते ही उसे मौत के घाट उतार दिया। फिल्मी पर्दे पर दिखाई क्राइम की कहानी। बेरहम और कुख्यात माफिया श्रीप्रकाश शुक्ला ने सिर्फ 25 साल की उम्र में क्राइम की दुनिया में बादशाहत हासिल कर ली थी। उसने करीब 20 से ज्यादा मर्डर किए थे। मुख्यमंत्री की सुपारी ली और उसकी वजह से ही एसटीएफ का गठन हुआ। 90 के दशक का सबसे चर्चित बदमाश होने की वजह से उसके जीवन की कहानी को फिल्मी पर्दे पर उतारा जा चुका है। आई शहर फिल्म की कहानी श्रीप्रकाश शुक्ला की जिंदगी से प्रेरित है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक छोटा मोटा क्रिमिनल नेताओं के संरक्षण में बाहुबली बन जाता है, लेकिन कहा जाता है कि श्रीप्रकाश शुक्ला की कहानी आज भी कई सच्चाइयों से अछूती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड क्राइम डेस्क। उत्तर प्रदेश की मोस्ट वांटेड माफिया लिस्ट में एक और नाम था त्रिभुवन सिंह का, जिन्होंने किसी जमाने में अपने पिता और पुलिस में कार्यरत रहे अपने भाई के कत्ल का हिसाब बराबर करने के लिए मुख्तार अंसारी एंड गुंडा कंपनी के गुंडों के ऊपर ही गोलियां झोंक दी थी, वो भी पुलिस की खाकी वर्दी पहनकर, जिनके नाम से मुख्तार भी कांपता था और उसकी भी कोशिश होती थी कि वह सिंह साहब गैंग के सामने न आए, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह इस गैंग के सामने आ जाएगा तो इसका परिणाम बुरा हो सकता है। आइए जानते हैं आखिर कौन है माफिया डॉन त्रिभुवन सिंह। त्रिभुवन सिंह, जिला गाजीपुर, गांव सैदपुर मढ़िया, जिन्होंने किसी जमाने में पिता और पुलिस में हवलदार रहे भाई के कत्ल का हिसाब बराबर करने के लिए मुख्तार अंसारी एंड गुंडा कंपनी के गुंडों के ऊपर हमला किया। वो भी ऐसा हमला जिसका खौफ मुख्तार अंसारी को ताउम्र बना रहे। भले ही इस हमले में मुख्तार अंसारी बाल बाल बच गया, लेकिन त्रिभुवन सिंह अपराध की दुनिया में एक नए चेहरे के रूप में उभरा, जिसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहा जाता है कि एक तरफ जहां त्रिभुवन सिंह ने अपनी हत्याओं का बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखना कबूल किया, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी का मकसद गैरों की गाड़ी कमाई लूटना, कत्लेआम के जरिए लोगों में दहशत पैदा करना और खुद को धन्ना सेठ बनाना था, जिसे लेकर वो तमाम ऐसे घटनाओं को अंजाम देता था जिससे उसका वर्चस्व बढ़ सके। मई 1985 वाराणसी में ब्रिजेश सिंह के पिता हरिहर सिंह का कत्ल कर दिया गया, जिसके बदले में कुछ महीने के बाद ही यानी 1986 में चंदौली के सिकरौरा गांव में पूर्व प्रधान समेत 7 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसका आरोप ब्रिजेश सिंह के ऊपर लगा, जिसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जहां त्रिभुवन सिंह पहले से ही जेल में बंद थे, जहां उन दोनों के बीच गहरी दोस्ती हुई जो आज तक बरकरार है। ऐसा कहा जाता है कि अगर पुलिस को त्रिभुवन सिंह को तलाशना होता था तो वो ब्रिजेश सिंह को तलाशते थे, और ब्रिजेश सिंह को ढूंढना होता था तो वो त्रिभुवन सिंह को तलाशते थे। दोनों में से कोई भी एक पुलिस को मिल जाता था तो दूसरा खुद ही पुलिस को मिल जाता था। त्रिभुवन सिंह और ब्रिजेश सिंह को कोई बड़ा फर्क है तो वो ये कि एक गरम मिजाज यानी ब्रिजेश सिंह तो दूसरा नरम मिजाज यानी त्रिभुवन सिंह, जो एक दूसरे के सामंजस्य से अपने अपराध की दुनिया का विस्तार कर रहे थे। अगर कभी ब्रिजेश सिंह तैश में आकर गलत कदम उठाने की सोचते तो उन्हें त्रिभुवन सिंह समझा देते, वहीं अगर कभी त्रिभुवन से गलत करने की सोचते तो ब्रिजेश सिंह उन्हें रोक लेते। त्रिभुवन सिंह उम्र में बड़े हैं, इसलिए ब्रिजेश सिंह उन्हें बड़े भाई और पिता तुल्य सम्मान देते हैं। वहीं दूसरी ओर त्रिभुवन सिंह भी ब्रिजेश सिंह के लिए मजबूत कवच बने रहने में पीछे नहीं रहे। दोनों दांत कांटे की दोस्ती वाले दोस्तों की इस जुगल जोड़ी का एक दुश्मन था, वो था बदमाश मुख्तार अंसारी, जिस पर त्रिभुवन सिंह के भाई राजेंद्र सिंह की हत्या में शामिल होने का आरोप था, जो यूपी पुलिस में था। कहा जाता है कि अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए त्रिभुवन सिंह अपनी गैंग के भरोसेमंद सदस्य ब्रिजेश सिंह के साथ मिलकर साधु सिंह की हत्या कर देते, जो मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी था और उस हत्या में भी शामिल था। इसके बाद मुख्तार अंसारी और त्रिभुवन सिंह ब्रिजेश सिंह के बीच कभी न खत्म होने वाली दुश्मनी शुरू हो जाती है। 15 जुलाई 2001 दोपहर करीब 12:30 बजे जब मुख्तार अंसारी अपने निर्वाचन क्षेत्र मऊ जा रहे थे,
इस दौरान मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के ऊपर चट्टी पर उनके काफिले पर स्वचालित हथियारों से फायरिंग की गई, जिससे मुख्तार के सरकारी गनर रामचंद्र उर्फ प्रदीप की मौके पर मौत हो गई। वहीं रुस्तम और बाबू घायल हो गया। बाद में इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। इस दौरान हमलावरों में से एक की मौत हो गई थी। मुख्तार अंसारी के साथ चलने वाले पुलिस की टीम भी चोटिल हो गई थी। इस मामले में मुख्तार ने ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह को नामजद करते हुए अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। कानून की शायद ही ऐसी किसी धारा में मुकदमा बाकी बचा था जिसमें त्रिभुवन सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज न हो चुका हो। यहाँ ये भी जिक्र जरूरी है कि अधिकांश मुकदमे त्रिभुवन सिंह और ब्रजेश सिंह पर एक साथ ही दर्ज हुए और इनमें से अधिकांश मुकदमों में दोनों माफिया डॉन दोस्त बरी हो चुके हैं, जबकि कुछ मुकदमे अभी भी अदालतों में लंबित हैं। त्रिभुवन सिंह की जान को चूंकि जेल में भी खतरा बना रहता है, इसलिए उन्हें यूपी जेल प्रशासन अक्सर एक जेल से दूसरी जेल में एहतियातन शिफ्ट करती रहती है। एक साल के लिए उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद करके रखा गया। वो मामला मकोका कानून से जुड़ा मुकदमे का था। जब उन्हें दिल्ली लाया गया, तिहाड़ से उन्हें निकालकर यूपी की पीलीभीत जेल में भेजा गया। मकोका के मुकदमे में वो बरी हो चुके हैं। वहीं त्रिभुवन सिंह है, जिनका नाम आजमगढ़ के पकरी कांड में खूब उछला था। अपराध की दुनिया को खुद का बादशाह मानने वाले इन त्रिभुवन सिंह के मिर्जापुर जेल में बंद रहने के दौरान एक बार छापा पड़ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तब इनकी जेल बैरक में टीवी लगा मिला था, जो कि नियम के खिलाफ था। इनकी बैरक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कैमरा भी उस छापे में खराब मिलने के चलते तब मिर्जापुर के जेल अफसरों की जमकर बेइज्जती हुई थी। जेल के भीतर में जबरदस्त रुतबे के आलम का हाल जानने के लिए यही बहुत है कि त्रिभुवन सिंह की मिर्जापुर जेल में बंदी की दौरान वहां छापे पड़े और इनसे मिलने वाले मुलाकातियों के मोबाइल नंबर तक विजिटर रजिस्टर से गायब मिले। त्रिभुवन सिंह का एक और भी किस्सा मशहूर है। ये बात रही होगी साल 2009 की, जब एक दिन त्रिभुवन सिंह लखनऊ के विज्ञानपुर स्थित एसटीएफ मुख्यालय अपनी बुलेट प्रूफ पेजरों से खुद ही पहुंचे, विजिटर रजिस्टर में अपने असली नाम पते से एंट्री की और एसटीएफ प्रमुख के सामने जाकर खड़े हो गए और बोले, मैं आपका 20-22 साल से मोस्ट वांटेड फरार गैंगस्टर त्रिभुवन सिंह हूँ, आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। ये सुनकर देखकर एसटीएफ प्रमुख के खुद ही आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस वांटेड अपराधी की तलाश में उनकी टीमें दुनिया भर के कई साल में धूप फाक रही हैं, वो शख्स इस कदर की बेखौफी के साथ खुद ही एसटीएफ प्रमुख के सामने सरेंडर करने पहुंचा। एसटीएफ चीफ ने पूछा कि एसटीएफ के सामने ही सरेंडर करने क्यों आए, कोर्ट क्यों नहीं गए, जैसे बाकी फरार अपराधी कोर्ट ही पहुंचते हैं और सरेंडर के लिए। जवाब में त्रिभुवन सिंह बोले, कोर्ट भी कौन सा अपने घर से लाकर मुझे पालती पोसती, कोर्ट में सरेंडर करता तो कोर्ट भी आपको ही बुलाकर एसटीएफ या पुलिस और आपके हवाले कर देती, इसलिए हम सीधे आप ही के पास आ गए। आपको बता दें कि उसी चट्टी कांड के तकरीबन 20 साल से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक इस मामले पर कोर्ट का फैसला नहीं आ सका। अब देखना होगा कि कोर्ट उसी चट्टी कांड के मामले में क्या फैसला सुनाती है। क्या वो त्रिभुवन सिंह को राहत देगी या त्रिभुवन सिंह को सजा देगी, इसे लेकर अभी कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। वैसे भी कहा जाता है कि कानून अंधा नहीं होता, यानी अपराधी कोई भी हो, वो कानून के हाथ से नहीं बच सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम डेस्क। क्राइम कुंडली में आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। इतने समय के लिए ललित पंडित को इजाजत दीजिए।